बार बार 2023 में आप सभी का स्वागत है। बार एसोसिएशन के चुनाव 22 जनवरी को संपन्न होने जा रहे हैं। ऐसे में वकीलों का एक तबका नाराज है क्योंकि इस बार चुनावी उठापटक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वहीं गठजोड़ भी देखने को मिल रहा है। बार बार में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से चुनावी सरगर्मियां कोर्ट परिसर में तेज हो चुकी है। एक शिकायत पर 3 में से 2 चुनाव प्रभारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं चुनाव होने तक उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वे चुनाव प्रभारी के पद पर काबिज रहें। आइए देखते हैं बार बार में किस तरह से कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर उठापटक जारी है। संगीता जी अजमेरा हमारे साथ मौजूद हैं, जो काफ़ी समय से नोटरी कर रही है। मैम, किस तरह की समस्या नोटरी को लेकर आ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि चार्जेस कोई अलग चार्ज करता है तो कोई अलग चार्ज करता है, जिस वजह से एक ये कहें कि इक्वलिटी कहीं बैठ नहीं पाती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। नोटराइज में जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हैं, हर डॉक्यूमेंट्स का चार्जेस फिक्स किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई नोटराइज ऐसे भी बैठे हुए हैं जो 10 रुपये में 5 रुपये में ट्रू कॉपी का चार्जेस हमारा है 10 रुपये। पर यहाँ पर कुछ लोग अगर बंडल बना के लेके आते हैं, अगर कोई अटेस्टेड करवाने के लिए, तो वो 2 रुपये के हिसाब से पूरे बंडल का चार्जेस लेके उसकी नोटराइज कर देते हैं, जबकि सरकार की तरफ से हमारे अटेस्टेड करने का 10 रुपये चार्जेस है, लेकिन वो 2 रुपये में ही कर देते हैं। तो जो क्लाइंट है वो 2 रुपये में करवाने के लिए वहाँ पर जाएगा, 10 रुपये में जो होता है चार्जेस वो वहाँ पर नहीं कराएगा, क्योंकि उसको तो बेनिफिट चाहिए, तो वो कहीं पे भी जा सकता है। रही शपथ पत्र की बात, तो वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 35 रुपये चार्जेस कर रखा है उसका, लेकिन यहाँ पर लोग 10-10 रुपये में कर देते हैं उसको, और शपथ करता नहीं आता है तो भी उसको नोटराइज कर दिया जाता है, जबकि ये गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। शपथकर्ता उपलब्ध हो उसके बाद में ही उसकी नोटराइज करने का नियम है, पर ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब है। वो 10 रुपये देंगे तो वो कर देते हैं नोटरी। और फिर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पास स्टाम्प वेंडरों की है, जो अगर कोई क्लाइंट वहाँ पर स्टाम्प लेने जाता है तो वो पहले तय कर लेते हैं कि आपकी नोटरी और टाइप हम सब करवा के दे देंगे, तो उससे क्या है कि वो डबल पैसा उनसे ले लेते हैं, और नोटरी वालों के पास में जब वो नोटरी करवाने जाते हैं तो वो उनको नोटरी वालों को 10 या 20 रुपये ही देंगे। अच्छा। इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं देंगे वो। और वो नोटरी का जो चार्जेस हमारा बनता है 35 रुपये भी बनता है, कभी 220 रुपये भी बनता है जी। तो वो रख लेते हैं, और नोटरी वालों को कितना मिलेगा? सिर्फ 10 रुपया, 20 रुपया या 50 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि कुछ इक्विवेलेंट होना चाहिए और सब? बिल्कुल। हमको हमारे सरकार का जो नियम बना हुआ है उस नियम से हम सभी नोटराइज को चलना चाहिए, ताकि क्या है कि सबको यहाँ पर जितने भी नोटराइज बैठे हैं सबको रोजगार मिल सके। अगर ऐसा नोटराइज अगर एक होके नहीं संघ बना के नहीं चलेंगे तो बहुत सारे नोटराइज ऐसे हैं कि जो 100 रुपया भी नहीं ले जा पाते हैं घर पे। हाँ। क्योंकि लोग तो क्या है कि जहाँ पर बेनिफिट मिलेगा वो वहाँ पर जाएंगे, वो क्यों जहाँ पर इक्वल रेट बैठ रही है वहाँ जाएंगे, वहाँ जहाँ कम में मिलेगा वो तो वहाँ पर करेंगे। इसलिए मेरी लोगों से भी यही गुजारिश है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप नोटरी का अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट अगर आपके करवाना है तो वो डायरेक्ट आप नोटराइज वालों के पास जाइए। हाँ। ताकि क्या है कि नोटरी वालों को भी 2 पैसा मिल सके। अंजना जी, किस तरह की दिक्कत आप लोगों को यहाँ कोर्ट परिसर में आती है? मैडम, पार्किंग की काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे। पार्किंग की टेबल के सामने बैठने की तो है ही, ये चैम्बर्स नहीं है तो टेबल लगा रखे हैं हमने, टेबल पे बैठते क्लाइंट आते तो इनको भी यहीं बिठाते हैं हम साथ में। तो पार्किंग की समस्या इतनी कि क्लाइंट को आने में भी परेशानी होती है। इतनी अभी भी देखिए तो इतनी सारी गाड़ियाँ रखी हुई है टेबल्स के सामने, ये मेन समस्या तो है ही है। कैंटीन की भी है, कैंटीन में क्लाइंट वगैरह और सारे बैठे हैं, और वहाँ पे भी स्मोक करते हैं। वो लेडी बहुत कम जाती है, लेडी एडवोकेट बहुत कम जाती है कैंटीन में, बैठी रहती है। तो ये महिलाओं की समस्या है, जिसमें पार्किंग मुख्य तौर पर है। तो दूसरी बात कॉमन रूम को लेकर है, तो वहीं महिलाएं काफ़ी कम कैंटीन में जाती है, महिलाएं काफ़ी कम उस जगह पर बैठकर खाना खा पाती है, क्योंकि वहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं, तो महिलाओं के लिए वहाँ पर बैठकर खाना खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ पत्रकार
भरत जी मौजूद हैं, साथ ही आपको बता दें कि अधिवक्ता भी हैं। सर, किस तरह की समस्याएं भरत जी आप महसूस करते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले कई सालों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पार्किंग की। इसमें ये पता नहीं चलता कि अधिवक्ता की गाड़ी है या फिर किसी न्यायिक विभाग के कर्मचारी की गाड़ी है या किसी क्लाइंट की गाड़ी है या उनके साथ कोई आया उनकी गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो जितने भी आप चैम्बर्स देख रहे हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, उनके आगे आके गाड़ी खड़ी हो जाती है, जैसा अभी भी खड़ी है। तो अधिवक्ता सीधा क्लाइंट से बात नहीं कर पाता है, या तो क्लाइंट को घूम के ऑब्स्टिकल निकाल के उस तक पहुंचना पड़ता है, तो दोनों के बीच में समावेश नहीं बैठ पाता है। दूसरा ये मैंने देखा है कि यहाँ पर जैसे महिलाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि उनके लिए तो शौचालय की सबसे बड़ी तकलीफ है, उनके लिए अलग से बैठने की एक जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह कॉमन है। हर व्यक्ति अलग अलग भाषा में अपना जो वक्तव्य है वो देने का प्रयास करता है। तो जैसे हिंदू संस्कृति की बात की जाए या किसी भी संस्कृति की बात की जाए, महिलाओं का सम्मान दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह के शब्दों का उच्चारण भी हो जाता है जो कि महिला उस वक्त उसको सुन के वहाँ से अपना स्थान छोड़ देती है। तो एक अच्छी सी उनके लिए एक जगह भी होनी चाहिए सब। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक भोजनशाला है, जिसका जिक्र हमेशा पिछले 5 साल के चुनावों में होता जा रहा है कि एक पार्किंग की सुविधा करेंगे, शौचालय की जो समस्या है उसको हटाएंगे और एक भोजनशाला की बात करेंगे, वो है। तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशानियाँ रहती हैं, और इस बार के चुनाव के एजेंडा में भी यही चीज़ रखी गई है। अब देखने वाली बात तो यही है कि इस बार के चुनाव के बाद जो जीतेंगे वो किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। भरत जी, नॉन प्रैक्टिशनर्स को इस बार लिस्ट में से हटा दिया गया है, वोटिंग का अधिकार उनसे ले लिया गया है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी लिस्ट में जुड़े हुए हैं। यहाँ के अधिवक्ताओं का कहना है कि लिस्ट में उनका नाम आ रहा है। हाँ, ये बात भी मैंने सुनी है, और मैंने जब अपनी यहाँ पर जब जानकारी ली, चूँकि मेरा भी नाम वोटिंग लिस्ट में है और मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, तो जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, तो सीनियर्स एडवोकेट्स का और जो यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका ये एक कहना था, विरोध था कि भैया जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कभी कभार नज़र आते हैं, जैसे किसी फंक्शन में दिखते हैं, ना ही उनका कोई वकालतनामा लगा है। तो इस बार सोचा ये है, इस बार ये कहा गया है कि कम से कम किसी सीनियर्स के नीचे आपने काम किया हो, 2-4 आपके वकालतनामे हो, आपने वहाँ पर प्रेजेंटेशन दी हो, ठीक है, इस तरह के नियम्स निकाले हैं। तो उसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड तो हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी शॉर्ट लिस्ट की तैयारी और भी चल रही है, उसको एक बार वापस आकलन किया जा रहा है। और जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध भी हटाया जाएगा, और बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में यहाँ पर चुनाव कराने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनको वापस महासचिव पद के उम्मीदवार शिव उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह के चुनावी वादे इस बार आप लेकर मैदान में उतरे? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाहर के चुनाव दिनांक 22 जनवरी 2023 को होने जा रहे हैं, और हर तरह से लंबे समय से पिछले कई वर्षों से एक महिलाओं की जो कॉमन रूम की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है, इस समस्या पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। काफ़ी महिलाओं की मेरे से ये शिकायत रही, और काफ़ी महिलाओं ने मुझे कहा भी है, अगर अब मैं सभी अधिवक्ता साथियों एवं बड़ों के आशीर्वाद से चुनकर आता हूँ तो मेरा मकसद यही रहेगा कि महिलाओं की समस्याओं का मैं समाधान करूँ। और एक पार्किंग की समस्या का निजात पाना यहाँ बहुत ही मुश्किल बनेगा, क्योंकि अगर कोर्ट यहाँ से कहीं शिफ्ट की जाती है तो वहाँ इस पार्किंग का भी होगा, जुडिशरी पार्किंग भी अलग होगी, वकीलों के लिए पार्किंग भी अलग होगी और क्लाइंटों के लिए पार्किंग भी अलग होगी। जिस तरह का यहाँ पार्किंग की समस्या इस न्यायालय में आ रही है, इस न्यायालय को देखते हुए तो यहाँ पार्किंग का समस्या का कोई स्थायी समाधान होना आज की तारीख में तो मुश्किल पाया जाता है। जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ करने की आप सोचते हैं? नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड सरकार ने अभी 5,000 का 3 साल तक का स्थायी फंड जूनियर के लिए किया है, और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए एक स्थायी फंड का देने का हम शुरू करें। आप लोगों की अब तक कोई ऐसी भू आवंटन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है? पत्रकार तो एक बहुत बड़ा संगठन है, और ये कहें कि हर चीज़ में हमेशा देश का कोई भी मुद्दा हमेशा आगे रहता है, हमेशा अपनी बात रखने में एक मजबूत स्तंभ की तरह अपना कार्य करता है, लेकिन अब तक आप लोगों को कोई भूमि आवंटन या कोई कॉलोनी इस तरह की नहीं मिल पाई है जो होनी चाहिए थी। काफ़ी लंबे समय से जो पिछली जो कार्यकारिणी आई है, उससे पहले भी कार्यकारिणी ने भू आवंटन का, अधिवक्ता कॉलोनी का प्रयास किया, और पिछले साल मैंने ये मुद्दा रखा था कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो अधिवक्ता कॉलोनी है, अधिवक्ता क्लब है, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि हम कुछ करें इसके। कहीं कतिपय शक्तियों द्वारा मतलब हम कंटेंट वाले अधिवक्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए रोका जा रहा है। हमारे एक महिला अधिवक्ता संगीता अरोड़ा ने इसका बेस बनाकर के कंटेंट वाले चुनाव न लड़े। मैं
सभी अधिवक्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो कंटेम्प्ट करने गए थे बीसीआर और बीसीआई के आह्वान पे गए थे, सीकर में खंडेला में एक अधिवक्ता ने आत्मदाह किया था, उसी पर बीसीआर और बीसीआई ने आह्वान किया था कि न्यायालय का बहिष्कार करें। हम उसी के लिए हमने न्यायालय को बंद कराया और वही कंटेम्प्ट हम पे लगा, न कि हमारा कोई पर्सनल कंटेम्प्ट था। अगर ये कंटेम्प्ट के आधार पर बार चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाती है तो कल कौन अधिवक्ता किस अधिवक्ता के लिए भाई के लिए लड़ेगा। और उसमें ये भी है कि जो बार काउंसिल के जो जयपुर के जो को चेयरमैन है भुवनेश शर्मा, उनमें भी कंटेम्प्ट लगा हुआ है और प्रताड़ना देके उनको छोड़ा गया था। जब वो को चेयरमैन बन सकते हैं तो ये जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष पद की तो छोटी सी सीट है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज कौन अधिवक्ता किस अधिवक्ता के लिए लड़ेगा। छोटा सा किसी भी अधिवक्ता के लिए मैटर हो जाएगा तो कोई थाने में जाएगा तो वो एफआईआर दर्ज हो गई और वो भी मोरल एप्टीट्यूड में आके वो भी कंटेम्प्ट में गिन रहे हैं, तो उस एफआईआर के महिला अधिवक्ता का कहना है कि अगर चुनाव होते हैं तो 3 साल के लिए जो बार एसोसिएशन है उसकी मान्यता को भंग कर दिया जाएगा। बार एसोसिएशन एक अलग संगठन है, उससे हमारे को हाई कोर्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो है जनरल हाउस अपने आप में एक सर्वोपरि है। जनरल हाउस में जो नियम पास हो जाता है वो पास हो जाता है, उसमें हमारा कंटेम्प्ट का ये रूल लागू भी नहीं किया। और ये भी उसमें बोला गया है कि अगर कंटेम्प्ट के अगेंस्ट में कोई रीट लगाता है तो उसको भी बार की सदस्यता निलंबित जाएगा। आज तो ये बार कार्यकारिणी फिर ये आदेश क्यों नहीं ले रही है, जब जनरल हाउस में लिखा गया है कि मतलब कंटेम्प्ट की कोई रीट नहीं लगाएगा, कंटेम्प्ट के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। सभी अधिवक्ताओं के एक समूह होकर सबने ये निर्णय दिया था कि कंटेम्प्ट वाला कानून यहाँ लागू ना किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। जब से उन्होंने रिट दायर की उसके बाद वो यहाँ कोर्ट परिसर में भी नहीं आ रही है। ऐसा है मतलब किसी तरह का कोई दबाव आप लोगों द्वारा उन पर बनाया जा रहा है? कोई किसी अधिवक्ता पे कोई दबाव नहीं बचा। महिला अधिवक्ता वो खुद एक बुद्धिजीवी है और कौन किस पे आज की तारीख में दबाव बना सकता है, कौन किस पे आज प्रेशर बना सकता है। प्रेशर में क्या कोई जीवन जी सकता है क्या, या प्रेशर में कोई कुछ कर सकता है क्या। हम प्रेशर बनाते तो हमारे को अगर रोकना होता, भगवान को ही रोकना होता तो अभी तक रोक लेते। गिरते पड़ते संघर्ष करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और कोई भी मतलब चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का सीधी सी गाइडलाइन है कि कोई भी रोक नहीं लगाएगा। अगर कोई जज अगर परस्यू है तो वो बात एक अलग है। जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इस बार एसोसिएशन के चुनाव को करीब से जान रहे हैं तो समस्याएं काफ़ी सारी निकल के आ रही हैं। हाईकोर्ट बेंच, पार्किंग, कॉमन रूम, टॉयलेट, ये सारी समस्याएं तो थी ही, लेकिन नोटरी को लेकर भी एक समस्या थी और अब स्टाम्प को लेकर भी यहाँ पर एक समस्या नज़र आ रही है, जहाँ पर इनका कहना है कि अधिवक्ता जब स्टाम्प वेंडर के पास किसी को भेजते हैं तो वो कंप्लीट काम करने की बात कह देते हैं कि किस पर्पस से चाहिए और हम इतने में करके आपका काम कंप्लीट कर देंगे, और अधिवक्ता जो हैं वो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। क्या कहना चाहिए? मैं हबीबुर नोटरी पब्लिक भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ। यहाँ जैसे हमारी ये समस्या काफ़ी वर्षों से चल रही है और इसका मैंने कई बार मुहिम चलाई है। स्टाम्प वेंडर क्या करते हैं कि जैसे स्टाम्प लेने भेजते हैं तो 500 का स्टाम्प 700 750 में लेते हैं और हम पार्टी पक्षकार को स्टाम्प लेने के लिए भेजते हैं तो वो उसको टाइप नोटरी सब करा के ठेका लेके कंप्लीट करके वहाँ से रवाना कर देते हैं। और एडवोकेट इंतज़ार ही करता रहता है कि वो स्टाम्प लेके आएंगे, ड्राफ्टिंग करके वो टेबल पे रखी हुई और वो पक्षकार चला जाता है वहाँ से। ये 500 का स्टाम्प के 700 750 रुपये लेते हैं, टाइपिंग के पैसे ले लेते हैं, नोटरी का भी ठेका ले लेते हैं और डायरेक्टली ये पक्षकार से लेके उनको रवाना कर देते हैं। ये काफ़ी समस्या है। मैंने 2-3 साल से मुहिम चलाई हुई है। हर कार्यकारिणी के समय में शिकायत देता हूँ और कुछ दिन शिकायत चलती है। पहले 2019 में भी 1.5 माह तक स्टाम्प वेंडर टाइपिस्ट की दुकानें बंद रही है। इसी मुहिम को लेकर मनीष जी शर्मा जी से मैं अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने लेटर जारी किया कि अगर कोई इस तरह से अगर ठेका लेते हुए पाए गए तो 1.5 माह ये उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। तो जो इनकी यूनियन है वो 1.5 माह तक इन्होंने बंद रखा उसके विरोध में। और ये पर्टिकुलर चैम्बर जो बड़ा चैम्बर है हमारे यहाँ, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसी चैम्बर में ये मीटिंग करके वापस इनको दुकानें खुलवा दी गई। और वो जो गोरखधन धंधा पहले चल रहा था तो वो गोरखधन धंधा वापस शुरू हो गया और ये आपस में हर कार्यकारिणी को सेट कर लेते हैं। और ये आज दिन तक किसी अध्यक्ष जो भी कार्यकारिणी खड़ा होते हैं ये अपना इसमें एजेंडा में नहीं रखते हैं कि स्टाम्प वेंडर को कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे। इनको खुली छूट दे रखी है, गरीब जनता को लूटने का इनका लाइसेंस है इनके पास। और आज आने वाले अध्यक्ष जो भी चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपने एजेंडा में इस स्टाम्प वेंडर की जो समस्या चल रही है काफ़ी वर्षों से, इसमें शामिल करें। और जो इसमें शामिल करके एजेंडा में रहेंगे हम उन्हीं के साथ हैं और उनका पूरा समर्थन देंगे।
देखिए, मुख्य समस्या यहाँ पर पार्किंग को लेकर है और हर बार हमने यही बात कही है कि पार्किंग यहाँ की मुख्य समस्या रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो टेबल्स बाहर की तरफ यहाँ लगाई गई हैं, जहाँ पर एडवोकेट्स बैठते हैं और नोटरी का काम करते हैं, उनकी बिल्कुल टेबल के सामने जो पार्किंग है वो कर दी गई, जिसकी वजह से जो क्लाइंट्स आते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो लंबे समय से ये डिमांड इन लोगों की रही है कि पार्किंग को लेकर यहाँ या तो इस परिसर को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए या एक बेहतर पार्किंग जोन जो है वो इन लोगों को उपलब्ध कराया जाए। हर बार की समस्या, हर बार वादे, हर बार दावे, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक हल नहीं हो पाई हैं और उनका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काफ़ी समय से कोर्ट परिसर में उनका आना जाना है। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शिवाली। सर, कितने समय से आ रहे हैं आप? मैं 40-50 साल 40-50 साल हो गए सर आपको। क्या समस्याएं आप फेस करते हैं और क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? जो कोर्ट में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। सर, आप इतने सालों से आ रहे हैं, और- आपको लगता है कि चैम्बर अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया? चैम्बर की भी समस्या है और खास करके नोटरों की बहुत समस्या है। टाइपिस्ट को केवल स्टाम्प भेजने का लाइसेंस दिया हुआ है और वो टाइप कर रहे हैं और मर्जी मुताबिक जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे वकील के पैसे वसूल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। भोजनशाला की एक व्यवस्था होनी चाहिए। वकील जो बाहर से आते हैं कहीं इधर उधर बैठ के रोटी खाते हैं, तो अगर भोजनशाला हो तो व्यवस्थित बैठ के खाना खा सके, व्यवस्थित पार्किंग हो, सभी वकीलों को बैठने की व्यवस्था हो। तो इस बार जो लोग आ रहे हैं आपके पास चुनाव प्रक्रिया के अंदर वोट की अपील करने के लिए, उन्हें आप किस तरह से, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हैं, आपको काफ़ी सारा अनुभव है, आपने तो काफ़ी सारे अध्यक्ष भी देखे हैं जो आए और गए, वादे भी वही हैं, समस्याएं भी जस की तस हैं, क्या कहना चाहिए? हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यकारिणी काम करेगी। हाँ। जो भी आता है हम उम्मीद करते हैं। समझ काम अब तक नहीं काम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, सुधार है। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है और इन्हें उम्मीद है कि अब जो कार्यकारिणी यहाँ पर कोर्ट परिसर में आएगी, बार एसोसिएशन के चुनावों में अब जो ये वादे कर रहे हैं वो लोग, इतने सालों की समस्या जो लगभग 40 सालों से ये देख रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको ये उम्मीद है कि इस बार ज़रूर हल होगी। अशोक जी सोनी हमारे साथ मौजूद हैं जो उपाध्यक्ष पद के इस बार दावेदारी कर रहे हैं। सर, किस तरह की समस्याएँ, और आप तो काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, काफ़ी समय से कोर्ट की समस्याओं को बेहद करीब से जानते हैं, तो क्या कुछ करने में? मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगा। अशोक सोनी, एमए समाज कार्य से मैं बहुत अच्छा काम करना सीखा हूँ। सन 2011 में पुस्तकालय सचिव पर जो चुनाव लड़ा, सबसे सर्वोच्चतम वोट मुझे दिए लोगों ने मेरी सेवा की वजह से। मेरे 3 उद्देश्य: न्यायालय में अनेक अव्यवस्थाएं जिसको कंट्रोल करने की पूरी क्षमता है, न्यायालय में बैठकर जो स्टाम्प वेंडर 50 रुपये अधिक ले रहे और वकील दे रहे हैं, वो क्या वकालत करेंगे, जो खुद लूट रहे हैं दूसरे को नहीं। अधिवक्ताओं को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा हमारे बहुत से लोग रोक रहे हैं। मैं अधिवक्ताओं के सम्मान में अशोक सोनी मैदान में उनके लिए जी जान से काम करूँगा और मुवक्किल जो आ रहे हैं उनका साथ भी पूरा देंगे, क्योंकि हमारी वकालत के अंदर आज से 25 साल पहले वकील साहब के नाम से लोग सड़क पे खड़े हो जाते। आज भी इस कोर्ट में इतने महान एडवोकेट हैं जो राजस्थान बार काउंसिल में चेयरमैन, को चेयरमैन रह चुके हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मेरे उद्देश्य है कि जो कोर्ट में अव्यवस्थाएं हो रही हैं, चाहे वो न्यायालय संबंधी हो, चाहे बार और बेंच संबंधी हो, इन संबंधी हो, सब लोग कहते हैं कि अशोक सोनी एक ही आदमी है जो क्रांतिकारी है। हाँ, मैं जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को, मैं किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, लेकिन न्यायालय के अंदर चाहे मुझे वोट मिले या ना मिले, काम करने की क्षमता है और मैं वकीलों के हित में और न्यायालय के हित में, जैसे सबसे पहले नीचे डस्टबिन गंदगी मैं किसी को नहीं कहूँ, मैं खुद कर दूंगा। मैं डेली कोर्ट में जो कुंडे पक्षियों के लिए रखे हुए हैं उनमें पानी भरता हूँ। मेरे यहाँ बोतलें, घर पे शिकायत करती है कि बोतलें रखते हैं। हाँ, रखता हूँ। क्यों रखते हैं? जो एडीजे के बाहर पेड़ लगे हुए हैं उनको पानी पिलाना मेरा कर्तव्य है। कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ पागल कहते हैं, मेरे से क्या फर्क पड़ता है? ना अच्छा हूँ ना बुरा हूँ। मैं एडवोकेट काम नहीं करके नोटरी का काम और शपथ, इसमें मैंने आज तक वो व्यवहार बनाया है जो एक बार ग्राहक मेरे पास आता है और दूसरी बार हमें ग्राहक हमारा भगवान है और वकील हमारे सीनियर हैं, गुरु हैं और समानंदर हैं, वो मेरे भाई हैं और बहनें हैं। इतना अच्छा काम करी जिसका मुकाबला नहीं। इस न्यायालय में वकीलों के सम्मान और मुवक्किलों के हित के लिए काम करने की इच्छा है। धन्यवाद। तो वकीलों के सम्मान और मुवक्किलों के हित के लिए काम करने के लिए अशोक जी सोनी जो हैं वो तत्पर हैं। हमारे साथ पुष्कर जी मिनारिया मौजूद हैं। सर, किस तरह की समस्याएं और क्या हल? मैडम, मैं विगत 20 सालों से न्यायालय परिसर में वकालत कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो
एडवोकेट्स के बैठने की है, चैम्बर्स की सुविधा नहीं है। कुछ चैम्बर्स ये इधर बने हुए हैं जो बहुत पहले बने हैं, उसके बाद 2007-8 में उधर कुछ चैम्बर बने हैं, वो भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। एडवोकेट्स की संख्या लगभग 1000 से 1200 है जो डेली प्रैक्टिशनर है यहाँ आते हैं कोर्ट में, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। मुश्किल से 150-200 एडवोकेट्स के बैठने की व्यवस्था है। तो बाहर ये ऐसे टीन शेड लगा के बैठे हुए हैं हमारे साथी अधिवक्ता और हम स्वयं भी। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे बैठने के लिए चैम्बर्स का निर्माण हो। दूसरा, कोर्ट में विगत 2-3 सालों से पार्किंग की इतनी समस्या है कि पैर देने की जगह नहीं है। बाइक तो खड़ी करना दूर की बात है, 4 व्हीलर अंदर नहीं आ पाते, कोई इशू नहीं है, पर 2 व्हीलर भी खड़ा करने की जगह नहीं है और खड़े रहने की जगह नहीं है न्यायालय परिसर में। दूसरा, वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है, कोई भूखंड की स्कीम कोई अधिवक्ता लाए नहीं है, कोई भी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो इस पर भी ध्यान देवें और वकीलों के लिए वकील कॉलोनी की स्थापना की जाए और उनको भूखंड आवंटित कराया जाए रियायत दरों पे, जिससे उनके निवास की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। और भी बहुत सारी समस्या है कोर्ट में जिनका समय पे नई कार्यकारिणी से मैं आग्रह करूंगा जो भी चुन के आते हैं वो इन समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान देके इन समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद। देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और बार एसोसिएशन के चुनाव में उन लोगों का ये बात जानना, उन लोगों के मन की बात को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो काफ़ी समय से कोर्ट परिसर में आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ की समस्याओं से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में आपका। जिस तरह से देखा जाए तो बार एसोसिएशन के चुनाव में हर बार नए नए वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन समस्याएँ कभी भी हल नहीं हो पाई हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, वादा करने वालों को समस्याओं की जड़ ही पता नहीं है जी, कि समस्याओं की जड़ क्या है और समस्याओं का निदान कैसे होगा। सिर्फ वादे करने के लिए जिस तरह से पूरे देश में एक प्रचलन चल पड़ा है कि वोट लेने के लिए आप कुछ भी कह दें, मेरा तो ये कहना है कि समस्याएं हैं और उसके समाधान के लिए आपके पास एक प्लान चाहिए। वो किसी के पास प्लान नहीं है, सिर्फ एक कैजुअली कह देना। और 1 साल की कैबिनेट होती है, वो अपना टाइम पास करना चाहती है, 3-4-5 प्रोग्राम किए, 2-4 खाने किए और बात ख़त्म हो जाती है। एक गेम्स करा दिया, एक पिकनिक करा दी, एक कोई बाहर की यात्रा करा ली, ये एक शेड्यूल बन गया। इसके अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं है। जी। मतलब जो आ रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी सेक्रेटरी कभी लाइब्रेरी में घुसता नहीं है जी, चुनाव जीतने के बाद। जी। तो ऐसे लोग हैं, फिर वो 2-4-5 लोग मिल के चलाते हैं इसको, कुछ सीनियरों को लेके आते हैं, वो लिखा पढ़ी वगैरह सब कुछ काम करते हैं। तो इस तरह के जब हम कैंडिडेट ही ऐसा चुनते हैं जो काम नहीं कर रहे, और जिनको काम नहीं करना है, जिनके पास समय नहीं है, तो क्यों खड़े होते हैं जी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल स्टूडेंट इलेक्शन की तरह बाहर के इलेक्शन को कर दिया गया है। जी सर, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया हर साल होती है, समस्याएं वहीं की वहीं हैं, लेकिन हल क्या हो सकता है? क्योंकि आप वरिष्ठ हैं और काफ़ी समय से यहाँ आ जा रहे हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे समस्याओं का समाधान हो जाए, स्थायी समाधान? देखिए, चैम्बर का जहाँ तक सवाल है, इस प्रीमिसेस में आपको जगह नहीं है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। या तो हमको कोई विकल्प सोचना पड़ेगा कि यहाँ के बाद या तो कोई आसपास कोई बड़ा जगह, क्योंकि हम अभी कोई ले लेंगे 5 साल के निदान कर लेंगे तब भी कोई ये पैसा सबका ख़राब होगा, क्योंकि आखिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा। या तो कोई बड़ा प्रीमिसेस मिल जाए जिसके अंदर, जैसे जेल है, जेल शिफ्ट हो रही है तो उस प्रीमिसेस को है, या और कोई मिले। विकल्प हमको तलाशने पड़ेंगे बहुत खुले रूप में, क्योंकि आने वाले अभी आज 3000 के आसपास हमारी नफरी होगी वकीलों की, जुडिशल ऑफिसर और स्टाफ की हो गई है करीब 700-800 की। आने वाले समय में ये डबल होने वाली है, गाड़ियाँ बढ़ने वाली है, क्लाइंटेज बढ़ने वाले हैं, मुकदमे बढ़ने वाले हैं। तो वकीलों के लिए खड़े रहने की जगह नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, क्लाइंट कहाँ से आएगा और कहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करेगा? ठेठ कलेक्टर बंगलों से आगे तक गाड़ियाँ और पूरा जाम की स्थिति बनी है। तो ये हमको सोच के कि भाई आगे क्या होगा, भविष्य की दृष्टि रखे बिना कोई मतलब नहीं है। और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है। टॉयलेट्स की ढंग की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी की हमारी बार की स्थिति ऐसी है कि किताबें फटी हुई है, उसके अंदर पेज नहीं है, कोई संभाल नहीं है। तो ऐसे लोग आके चुन के बस सिर्फ चुनाव लड़ना है और अपने लेटर पैड पे नाम रखाना। सर, आपको लगता है कि समय थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष में कुछ समय तो समझने में लग जाता है और जैसे ही कार्य गति पकड़ता है तो समय सीमा समाप्त हो जाती है? देखिए, सवाल है कि जिनको काम करना हो तो 1 साल में भी करते हैं,
हाँ। और नहीं करने वाले 5 साल में भी कुछ नहीं करेंगे। जी। सवाल है कि वो सोच के आए कि हमको काम करना ही है, हाँ। तो कर पाएंगे। सर अभी तक अधिवक्ताओं का ना तो कोई क्लब बन पाया है, ना उन्हें कोई प्लॉट आवंटन हो पाए हैं, ना कोई कॉलोनी बस पाई है, उस पर क्या कहेंगे सर? वही है कि हम प्रायोरिटी लेके इसके पीछे पड़े रहे हैं। जी। हालत यह है कि हमारी लीडरशिप कई बार ऐसी आती है कि जो बात करने की स्थिति भी नहीं होती अधिकारियों से। कुछ जूनियर्स लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, सीनियर्स की धीरे धीरे तवज्जो कम हो रही है। जो जिस तरह का चुनाव प्रोसेस है, जैसे नॉन प्रैक्टिसिंग बहुत ऐसे लोग थे जो हमको जानते नहीं, उनके घर घर जाना, तो इसलिए सीनियर लोगों ने अपना सरेंडर कर लिया कि हम इस तरह की प्रक्रिया हमको नहीं करनी है। अब जो बैच आ गया है उनकी वो समस्याओं की समझ नहीं है, प्रशासन में इतना दखल नहीं है, उनके सामने जाके ठोक के बात करने की हिम्मत नहीं है। अब आप प्लॉटिंग की बात है तो एक बड़ा काम है, तो या तो कमेटी बना के उनको सुपुर्द करें। हमने तो यहाँ जो प्लॉट ये चैम्बर अलॉट हुए गलत हुए उनके खिलाफ बार काउंसिल के खिलाफ, बार एसोसिएशन के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है जी। और उसकी भी डिक्री हुई है कि भाई फर्जी लोगों को बाहर निकालो, जो बरसात में भीगते हैं वाकई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जगह ये हर एक के लिए जगह थोड़ी है। कई लोग ऐसे अभी यहाँ आप देखेंगे तो कई ऐसे ये अभी टीन शेड लगाए हैं जो आके बैठते नहीं, सिर्फ कब्जा करने के लिए है, कब्जा करके बेचेंगे। तो ये मेल प्रैक्टिस को हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रीमिसेस को हमको ही ठीक करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। सर जो अभी अधिवक्ता हैं, किसी तरह की कोई दबंगई कोर्ट परिसर में चुनाव को लेकर चल रही है, इस तरह की बातें भी सामने आई है कि कुछ दबाव भी बनाया गया है कुछ लोगों पे? देखिए ऐसा दबंगई का कोई असर नहीं, लेकिन हाँ ग्रुपिज्म हो गया और बहुत कलुषित वातावरण हो गया। जिस तरह का इस बार हुआ और जो पिक्चर गई हम सबका दिल दुखता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस बार में ये स्थिति होगी। गलती किसकी है किसकी नहीं है एक अलग बात है, पर कुछ चीज़ें क्या होता है स्पष्ट टाइम पे नहीं करते हैं तो उस वक्त गलतफहमियां फैलती है और उसकी वजह से इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। आखिर चुनाव करना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी करते हैं, हमारा संविधान कहता है 1 साल में आपको चुनाव करना है तो करना है। अब इसमें कोई इफ्स एंड बट और ये और वो फिर लगता है लोगों को कि कोई जमे रहना चाहते हैं, ये गलतफहमी फैलती है। हमारा बहुत स्पष्ट है कि आप साफ सुथरा काम होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोग जमे रहना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो कोशिश की होगी ना सर कि इस चीज को जो समझाइश की एक है। अधिवक्ता की जो इमेज है वो लोगों में बरकरार है, उसको लेकर किस तरह के प्रयास बिल्कुल किए जाने चाहिए? बिल्कुल है। एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए और यहाँ सीनियर और जूनियर का एक कदर होनी चाहिए, जो हम परिवारों में भी करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी अपने माँ बाप को, अपने अंकल को, अपने मामा को रिगार्ड करते ही हैं, बड़े भाई के भी करते हैं, भाभी का भी करते हैं। तो एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और अब ऐसी कंट्रोवर्सी जब पैदा होती है तो नए नए बच्चे भी गाली गलौज तक आ जाते हैं। अच्छा क्यों मौका दिया गया, हम वो उन बच्चों का दोष हम नहीं मानते, हम कहते हैं हमने मौका क्यों दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्यों मौका दें हम कि वो बच्चे इस स्तर पर आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बड़े लोगों को बैठ के हमने कोशिश भी की है, पर पता नहीं वो जो फैसला था वो फिर कोई गड़बड़ा जाता है। जो फैसला बैठ के करते हैं तो वो आपको कर लेना चाहिए। सर इस बार जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उदयपुर न्यूज़ के जरिए बार कार्यक्रम के जरिए आप उन लोगों तक कोई मैसेज अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। हम तो उनका ये कह रहे हैं कि यदि आपने अपना कैंडिडेचर लोगों को ऑफर किया है तो उस कैंडिडेचर को पूरी तरह से निभाएं और उसके लिए समय दीजिए। और ये जो दूसरी बातें हैं कि कोई किसी का मुकदमा होगा उसके पीछे दौड़ना करना, इसके बजाय बाकायदा बाहर के इंटरेस्ट और बाहर के सम्मान को रिस्टोर करने के लिए और वकीलों की समस्या, इसके ऊपर वो प्रायोरिटी से उनको काम करना चाहिए। और इसके लिए जिन जिन लोगों की मदद चाहिए, कोई सीनियर है उनकी, तो उनकी लेनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं, ये तो परिवार का है, सब मिलकर ही काम करेंगे। सर अभी जिस तरह से बार में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे लग रहा है कि चुनाव खटाई में पड़ जाएगा, तो क्या कुछ कहेंगे अगर चुनाव इस बार होते हैं? जैसा कि अधिवक्ता जो संगीता अरोड़ा है उन्होंने एक रिट भी दायर की है, अगर ऐसे लोग जो चुनाव अधिवक्ता किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त हैं और चुनाव लड़ते हैं तो बार की जो मान्यता है वो 3 सालों के लिए भंग हो जाएगी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए आपराधिक मामलों में जिनके लिप्त है उनकी तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में भी सदस्यता नहीं हो सकती है जी। तो ऐसा कुछ है नहीं। एक कंटेम्प्ट का इशू आया था, उसको जनरल हाउस ने डिस्कार्ड कर दिया और ये हमारी संस्था है, हम अपने नियम खुद बनाते हैं, इसके लिए कोई ऊपर से नियम थोपे नहीं जाते हैं। बार एसोसिएशन एक स्वतंत्र बॉडी है, वो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की सबॉर्डिनेट नहीं है और न कोई स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये एक संस्था एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, उसको अपने नियम बनाने का पूरा हक है। अब ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है इसके कई आयाम है, किसी की क्या मंशा, किसी की क्या मंशा है, कई तरह की गलतफहमियां भी पैदा हो रही है। इस मुकदमे में कोई दम नहीं है, क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि मुकदमा प्री मैच्योर है। जब आपने ये एप्लीकेशन दी थी और यहाँ कार्यकारिणी ने तय नहीं की, उसके पहले रिट कर ली जी। जब आपको या तो इस पर भरोसा नहीं था और जब इन्होंने खारिज कर दिया तो आपको रिट अमेंड करनी चाहिए थी। और इस तरह की जो बातें हैं रिटों के माध्यम से, ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करके की गई है, और मतलब जनरली इस इलेक्शन रिफॉर्म के लिए नहीं की गई है। और आप
यहाँ तो लोग संविधान तक को तो देखते नहीं है, नियम तक को देखते नहीं। कार्यकारिणी के बहुत से लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा होगा, कई कार्यकारिणियों के कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो जब हम खुद के संविधान को नहीं देखते तो पालना करना तो बहुत दूर की बात है। बस जिसको जो लगा वही नियम मान लिया, ये ऐसे नहीं चलता। कोई संस्था हमेशा एक नियम से चलती है। आपको रोड में भी एक साइड है, वन वे है तो वन वे है, कोई उल्टा सीधा आ गया तो और गड़बड़ा जाएगी। तो हमारी व्यवस्था इसीलिए गड़बड़ा रही है कि हमको नियम भी पूरी तरह से पता नहीं है, गलत फहमियाँ हैं दुनिया भर की, और इसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी एक पत्र जो होता है बार काउंसिल से एक पत्र निकलता है, व्हाट्सएप पे वायरल भी होता है वो पत्र कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जानी चाहिए। हालांकि वो बात मीडिया तक आ पहुंची और अब जो है आज वो सुर्खियों में बात हो चुकी है, उस पर क्या कहेंगे? भाई इंटरनल मैटर जो सोसाइटी के हैं, हम अपने परिवारों की चीज़ों को क्या चौराहे पे लाएंगे? सवाल यही है, उसका निर्देश यही है कि जो आपस के कोई छोटे मोटे बात होते हैं इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाहर नहीं ले जाना चाहिए, ताकि क्या परिवार में ही अपना आप में बैठ के इसका समाधान करना चाहिए। एक पढ़े लिखे कौम है तो पढ़े लिखे लोगों की तरह व्यवहार भी हमारा होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन फिर भी वकीलों का एक धड़ा ऐसा है जो मतलब ये कहें अभी एंटी चल रहा है, उन लोगों से क्या कहेंगे सर आप? नहीं, एंटी का सवाल नहीं है, ये गलतफहमियां पैदा क्यों होती है? ये हमेशा कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई चीज़ पैदा नहीं हो, ताकि किसी को कोई मौका मिले। तो बैठ के हम लोगों को समाधान करना चाहिए था, टाइमली हर चीज़ को करना चाहिए था। डेट डिक्लेरेशन में थोड़ी देरी हुई तो गलतफहमियां फैलेगी, शायद चुनाव नहीं होंगे। तो थोड़ा सा टाइम, ये कहीं न कहीं लीडरशिप की अपनी चूक हो गई है। तो मैं तो इसको चूक मानता हूँ कि समय पे आपने क्लिक नहीं किया। यदि समय पे आप क्लिक करते तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाती, और नज़ाकत देखना पड़ता। आज सर्दी है तो हमको गर्म कपड़ा लाना पड़ता, टाइम से नहीं लाओगे तो बीमार पड़ोगे, तो वही वाली स्थिति हो गई है। पिछले 25 वर्षों से मैं उदयपुर बार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बार का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी रहा हूँ। लंबे समय से एक चीज़ देखते आ रहा हूँ कि जो बार की कुछ 4-5 समस्याएं हैं ज्वलंत, आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर होती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। आप देखिए कि प्लेस तो वही है पर संख्या बढ़ती जा रही है। एक टाइम में जब मैं 2000 में एनरोल हुआ था तब मुश्किल से 600-700 रेगुलर एडवोकेट्स थे। आज की तारीख में ये संख्या 2000 प्लस हो गई है। तो वो टाइम की संख्या और आज की तुलना करें तो काफ़ी 3 गुना ज़्यादा समस्या जो है आबादी हो गई है, जितनी संख्या बढ़ गई है। साथ ही दूसरी जो एक कॉमन एडवोकेट्स के लिए समस्या है कि एक कॉमन प्लेस होना चाहिए, ऐसा कोई जैसे बैठने के लिए जहाँ पे खाली अधिवक्ता चर्चा कर सके। ऐसी कोई किसी कार्यकारिणी ने ऐसी कोई इसके लिए प्रयास नहीं किया। एक मेरा सुझाव रहा है, शुरू से कहता आया हूँ कि भाई एक कॉमन हॉल हो ऐसा, जहाँ पे एक ऐसा है जहाँ पे कोई क्लाइंट्स वगैरह का इंटरफेरेंस नहीं हो, खाली एडवोकेट्स बैठे अपनी चर्चा करें, अपना कोई जो भी इशू है उसके बारे में बात करें। उस बारे में भी कोई वो नहीं हुआ। तीसरी एक ज्वलन समस्या है शौचालय की है। बड़ी मुश्किल है शौचालय, आप जहाँ देखो वहाँ जो स्थिति है, इतनी गंदी स्थिति है कि मतलब कुछ बात नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति। आप लोग चाहते नहीं है कि आप लोगों को कोई क्लब बने, कुछ ऐसा हो कि बिल्कुल हमारी मांग रही है शुरू से एक एडवोकेट क्लब बने। आप देखिए, आप गुजरात जाएं, आप MP जाएं, आप महाराष्ट्र जाएं, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एडवोकेट्स के क्लब बने हुए हैं। इतना स्वच्छ वातावरण है, इतनी अच्छी सुविधा है। ठीक है, आप हमारा जो मंथली जो चार्जेज है सालाना, जो हम जो पैसा पे करते हैं उसको आप फंड को बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? सब देंगे, सब कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं अच्छा काम, उसको रेज कर दो। पर स्थिति ये है कि 50 रुपये 100 रुपये बढ़ा दे तो हल्ला करने लग जाते हैं, अरे यार इतना बढ़ा। अरे भाई, आप फंड नहीं दोगे तो ये सब जो सुविधा की मांग कर रहे हो वो कैसे फुलफिल होगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप अपना जो सालाना का जो चार्जेज है उसको आप रेज करो, कोई दिक्कत नहीं हमको, पर आप फैसिलिटी दो, हमको सुविधा दो। सुविधा वास्तव में बहुत ही गंदी स्थिति हो रही है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। सर, हर बार बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं तो समस्याएं तो वही गिनाई जाती है, लेकिन आज तक उनका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। नहीं, समस्याएं हर बार अलग अलग होती है और काफ़ी समस्याओं का समाधान हुआ भी है। पहले हम पुराने ये एक ही चैम्बर्स थे नीचे फ्रंट वाले, उसके बाद नया सेमिनार हॉल बना। मेरे शपथ में ही पैसा पास हुआ था, 5 MLA ने पैसा दिया था और वो कॉन्फ्रेंस हॉल बना बहुत बड़ा।
उसके बाद फिर हमने जन सहभागिता योजना में चैम्बर्स के लिए भी नगर निगम से प्रस्ताव पास कराया था और आज आपके सामने चैम्बर्स बने हुए भी हैं पीछे। लेकिन समय समय पर वकीलों की संख्या बढ़ती रहती है, इस वजह से डिमांड्स बढ़ती रहती है और वो होना जायज़ भी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत कि संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मूलभूत सुविधाओं का उनको विस्तार करना चाहिए, ऐसा सरकार को करना चाहिए, मेरा विचार है। सर, स्थायी समाधान क्या मानते हैं आप? स्थायी समाधान के रूप में देखना चाहें तो देखो, हमने पहले एक डिमांड की थी कि पहले इनका प्रयास था कि कलेक्ट्रेट और ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ से ट्रांसफ़र भुवाना जा रहा था। तब हमने मांग की थी कि कलेक्टर परिसर और माइनिंग ऑफिस वाला परिसर है और इधर तहसील वाला परिसर है, ये तीनों परिसर बाहर को दे दिए जाए तो काफ़ी कुछ जगह की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो पार्किंग की समस्या से लेकर हर चीज़ का समाधान हो सकता था। किंतु तत्समय की सरकार ने तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया था, लेकिन उसके बाद वापस इस बात को नकारा गया और अब नई बात आती है कि साउथ एक्सटेंशन मतलब दक्षिण विस्तार योजना में इस चीज़ को ट्रांसफ़र करने की सोच रही है सरकार। जी, सोचे, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दक्षिण विस्तार योजना जाए या भवाना विस्तार योजना में जाए, लेकिन अब संख्या और पेंडेंसी की मुकदमों की पेंडेंसी को देखते हुए एक विस्तृत परिसर की आवश्यकता है। वहीं पर सभी अधिवक्ताओं को चैम्बर भी मिल सकते हैं, न्यायालय को भी यथोचित जगह मिल सकती है और जो लिटिगेंट आते हैं उनको भी अपनी जगह मिल सकती है। तो विचार करना चाहिए सरकार को, इस कोर्ट को बाहर भेजना चाहिए। अधिवक्ता जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस तबका होता है और हमारे देश का एक मुख्य स्तंभ भी है, क्या सर ऐसी समस्याएं रही हैं जिसकी वजह से हाईकोर्ट बेंच नहीं आ पाई, आप लोगों को भू आवंटन नहीं हो पाया, आप लोगों का क्लब अब तक नहीं बन पाया, ऐसा क्यों हो पा रहा है सर? हाँ, ये तीन समस्याएं, आपकी बात सही है बिल्कुल, कि काफ़ी समय से लंबित है हमारी ये तीनों मांगे, जिस पर आज तक कोई सुधार मतलब कोई भी समाधान नहीं हुआ है। सरकार आई है गई है, हमेशा आश्वासन देती है, हम भी प्रयास करते हैं लेकिन हम भी सरकार के आगे जा नहीं सकते हैं। सरकार को इस विषय पे निश्चित मनन करना चाहिए कि हाई कोर्ट नहीं हो तो भी, हमने कहा था हाई कोर्ट नहीं आया तब तक कम से कम कुछ ट्रिब्यूनल्स तो हमें दी जानी चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा कि पहले रेवेन्यू का काम सारा राजस्थान में जैसे था तो इस संभाग का सारा काम यहाँ पे था। अब RAA डूंगरपुर में खुल गई, RAA चित्तौड़ में खुल गई, तो काम का बंटवारा चित्तौड़ चला गया, डूंगरपुर चला गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी कोर्टें जो संभाग लेवल पे थी वो अब क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुल रही है। सलूम्बर में डीजे खुल गई, मावली में डीजे खुल गई, तो यहाँ का काम जो था वो कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब आप लोअर कोर्ट्स का विस्तारीकरण कर रहे हो तो आपको हाई कोर्ट का विस्तार भी करना चाहिए। जब आप ये सोच रहे हो कि आम आदमी मावली से उदयपुर क्यों आए, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आम आदमी यहाँ से जोधपुर क्यों जाए, उसको हाईकोर्ट की एक बेंच यहाँ भी मिलनी चाहिए। न्याय का विस्तार करो तो आप सारे लेवल पे करना चाहिए, न कि कुछ नीचे लेवल पे करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, हमारी मांग है और हमेशा रहेगी, इसके लिए हम हमेशा कटिबद्ध है और हमेशा लड़ते रहेंगे। हाईकोर्ट की मांग हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम एडवोकेट हरीश सेन है, इस बार विस सचिव पद के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और सबसे मेन मुद्दा ये कार्यकारिणी में अगर सब लोग चुन के भेजते हैं मेरे को, तो न्यायालय परिसर में जो स्वच्छता का थोड़ा है इस पर हम विशेष तौर से ध्यान देंगे और पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करें। महिलाओं के लिए अच्छे शौचालय की व्यवस्था हो, अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छी से कैंटीन की व्यवस्था हो जिसमें बैठ कर आराम से सभी भोजन कर सके, और युवा अधिवक्ताओं के लिए सबसे मेन है जो 5 वर्ष तक युवा अधिवक्ता जो नए प्रैक्टिस में आते हैं उनके लिए 5 वर्ष तक 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में किस प्रकार लागू हो, इसके ऊपर हम पूरा कार्य करेंगे और बार के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर पूरा साथ देंगे और हमेशा बार की गरिमा को बनाए रखेंगे। क्या समस्या है? हमारा तो यही है कि जैसे कि विद्वान अधिवक्ता महोदय ने बताया, मेरे साथी अधिवक्ता महोदय ने, कि अधिकतर जो कमी है वो यही है कि हम जैसे जो नए अधिवक्ताएँ आते हैं हम जैसे नए अधिवक्ता जो आते हैं उनके बैठने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, बैठने की ठीक से व्यवस्थाएँ हो, शौचालय बने हुए हैं लेकिन वो स्वच्छ नहीं है और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। मैं निवेदन करूँगा जो भी कार्यकारिणी आए वो बार एसोसिएशन उदयपुर के हित के लिए कार्य करें और हम जैसे अधिवक्ताओं के बैठने के लिए व्यवस्थाएं करें। धन्यवाद। रिजवाना जी, वर्तमान में आप वित्त सचिव के पद पे कार्यरत हैं, किस तरह का कार्यकाल अपना देखती हैं और किस तरह की समस्याएं आप लोगों को फेस अभी तक हो रही हैं? डॉक्टर सैयद रिजवाना रजी, वित्त सचिव बार एसोसिएशन। अभी मैंने 1 साल तक यहाँ पर कार्यकाल में रही हूँ। मुझे सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिली कैंटीन को लेकर, कैंटीन एक ऐसी कैंटीन होनी चाहिए, डेकोरम होना चाहिए, क्योंकि एक अधिवक्ता अपना डेकोरम रखता है,
उसकी जिस हिसाब से कैंटीन हो, जो वहाँ पर क्लाइंट आकर सिगरेट पी रहा है, उसी सिगरेट के धुएं में हम भी अपने को नाश्ता वगैरह कर लें तो हमको बहुत अजीब सा फील होता है। जबकि हर जगह जाते हैं तो वहाँ पर कैंटीन बहुत ही अच्छी होती है, व्यवस्थित होती है। तो हमारे यहाँ की कैंटीन को थोड़ा सा सुधार करना चाहिए और महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। आप जूनियर अधिवक्ता हैं, किस तरह की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं? जी, मैं एडवोकेट मधु गर्ग हूँ। मैं यही कहूँगी कि यहाँ कोर्ट के अंदर एक तो साफ़ सफाई को लेके बिल्कुल भी ये नहीं है, और एक वॉशरूम को लेके भी यहाँ आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। कभी वॉशरूम चौक हो जाता है, कभी कोई सुनता नहीं है, कभी कोई कॉल नहीं उठाता, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। और दूसरा ये है कि अधिवक्ताएँ हैं जो एक वाइट ड्रेस में होती है, उनके लिए एक मिरर होना बहुत ज़रूरी इस कोर्ट के अंदर। हेलो, एडवोकेट ज्योति बाबरी बोल रही हूँ। हमारे लिए, मैं जूनियर एडवोकेट हूँ, हमारे स्टाइल फंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि कानून पास नहीं हुआ। 2-3 साल हो गए, जल्द से जल्द कानून पास होना चाहिए ताकि हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और बेफिक्र होकर हम काम कर सकें। हो सकता है उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव इस बार खटाई में पड़ जाए, क्योंकि एक शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर महिला अधिवक्ता हाईकोर्ट की शरण में पहुंच जाती है। ऐसे में हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी आपराधिक मामले में लिप्त है, बार एसोसिएशन के चुनाव संबंधित किसी भी कार्य में किसी भी तरह का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है। अगर वो ऐसा करता है तो बार की मान्यता को लगभग 3 सालों के लिए भंग कर दिया जाएगा। हालांकि ये सारे ही लोग कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है तो वो गलत होगा। बार 2023 में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह बार एसोसिएशन के 2023 के चुनावों में गठजोड़ चल रहा है, किस तरह की उठापटक देखी जा रही है। कैमरा पर्सन गौरव सुथार के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज।